आज पूरा देश पुलवामा के शहीदों की स्मृति में उनको नमन करता है, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं होगी उसका संकल्प लेता है। उनका सर्वोच्च बलिदान हम सबको पुनः एक बार याद दिलाता है हमारे कर्तव्यों का और सेवा भाव से देश की सेवा करने का जो प्रण 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने का हम सबका सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक बजट को भी अगर आकलन करना है तो 3 ठोस कर्तव्य जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करें, वह इस बजट 2026 का सोच दर्शाता है। माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसको दर्शाता है। जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना। आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। इन सबको मद्देनजर रखते एक जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी।
जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। देश के जो सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी आगे बढ़ाना। युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर देना। हमारे स्टार्टअप्स को, जो जॉब क्रिएटर्स हैं बल्कि बनाम जॉब सीकर्स, जो खुद अपने हुनर से नई नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो अपने जीवन के शिल्पकार बनते हैं, देश की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। नया नया नवाचार आज देश को सुशोभित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए ग्रोथ फंड के रूप में दिया गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ावा दिया गया। डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पे देश में आए, विदेशी पैसा भी उसमें निवेश लगे, विदेशी मुद्रा भारत में और आए, यहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लोगों को रोजगार मिले। डेटा सेंटर्स विदेश में क्लाउड सर्विसेज दें तो विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कमाई जाएगी। साथ ही साथ इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होगा, तो बड़े पैमाने पे वहां भी निवेश आएगा, बड़े पैमाने पे वहां भी रोजगार उत्पन्न होगा। ये बहुमुखी सोच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके भविष्य के भारत के लिए योजनाओं को दर्शाती है। एक योजना से कैसे बहुमुखी लाभ भारत को मिले, और डेटा सेंटर्स का आज सबसे प्रमुख और आकर्षित करने वाला स्थान मुंबई और नवी मुंबई है, क्योंकि यहीं पर डेटा केबल्स, सबसी केबल्स लैंड करते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा लाभ हमें महाराष्ट्र और मुंबई को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 3 नए केमिकल पार्क्स जो पोर्ट के साथ जुड़कर बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क्स, अलग अलग प्रकार के सेफ हार्बर रूल्स जो विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करें, ऐसे ढेर सारी घोषणाएं, योजनाएं माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में पेश की हैं। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ, सबका विकास। जब तक 140 करोड़ लोग, भारत के हर नागरिक, देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक, हर गरीब, हर मध्यम वर्ग, हर निम्न मध्यम वर्ग, हर एक का, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, वंचित रहा हो, जनजातीय समाज से हो, हर एक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर, और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां रोजगार ज्यादा उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना, उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है। महाराष्ट्र को तो बड़ा लाभ होने वाला है, मुठ्ठा लाभ होना है। महाराष्ट्र का जो बजट स्टेट कंपोनेंट है वो भी बड़ा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बन गया है। रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पे निवेश इस बजट में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अगर हम महाराष्ट्र अकेले को देखें
तो जो 2009 से 14 कांग्रेस की यूपीए की सरकार, जिसमें शरद पवार जी वगैरह सब थे, वो महाराष्ट्र के लिए लगभग 1170 करोड़ रुपए अपने रेल बजट में सालाना प्रावधान करते थे। इस वर्ष के रेलवे बजट में महाराष्ट्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में आने जा रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब होगा, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका देगा। पुणे और नागपुर को ग्रोथ हब्स के रूप में 5 वर्ष में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हर शहर के लिए सुनिश्चित किए गए। मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। वैसे तो देखो तो बजट के हर अंग में महाराष्ट्र का योगदान और महाराष्ट्र को लाभ स्वाभाविक है। जब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लाभ होगा। जब हाई स्पीड रेल मुंबई से अहमदाबाद शुरू होगी तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब वधावन पोर्ट तेज गति से तैयार होगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट वधावन पोर्ट और मेरे खुद के उत्तर मुंबई के क्षेत्र के बीच बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब पर्यटन को बल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सब किलों पे लोग और आकर्षित होंगे, जाएंगे। ढेर सारा लाभ मुंबई महाराष्ट्र को इस बजट और मोदी सरकार की अन्य अन्य योजनाओं से मिलने जा रहा है। लगातार मिला है, आगे भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, उस पर सवार जो बड़े बड़े बदलाव इस देश में लाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 38 विकसित देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय किए गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत आत्मविश्वास के साथ इन समझौतों में अपने हितों की रक्षा करके आगे बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी मार्केट, आज लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड का 70% आज भारत के लिए खुला है, जिसमें हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस, यानी दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हमें लाभ देने वाला ऐसा फ्री ट्रेड जोन्स के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए तब जो भारत के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जहां पे हमें संवेदनशीलता है, जैसे डेयरी है, जैसे हमारे किसानों के अलग अलग उत्पाद है, जीएम फूड्स है, इन सब चीजों को बाहर रख के हमारे किसानों के हितों को भी सुरक्षित रखा है। हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसा कि टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, चमड़ा का व्यापार, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जूते, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, गाड़ियां, ढेर सारे ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो भारत को और आगे बढ़ाने में नई मार्केट खोल के हमारे निर्यात को बढ़ाएंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, निवेश को बढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत
कि आगे आने वाले दिनों में अमृत काल में विकसित भारत 2047 तक सुनिश्चित करने का एक और अहम कदम 2026 के बजट को माना जा सकता है। कांग्रेस आज निराश है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहां तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।